हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th सिविक्स और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें मैं आपको कुछ बता चुका हूँ कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उसी वक्त कुछ राइट्स जो है सिटीजन्स के लिए वो एक तरह से वहाँ पे इंक्लूड किए गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 जिसमें ये आर्टिकल नंबर 13 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक इनको ऐड किया गया था। टोटल उस वक्त 7 फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऐड किए गए थे और प्रेजेंट टाइम में ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। एक फंडामेंटल राइट को वहाँ से हटा दिया गया है। बताऊंगा आपको कौन सा है, कब हटाया, क्या किया गया। ठीक है, लेकिन जो अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको जैसे सेकुलरिज्म ये वर्ड बाद में ऐड किया गया तो उसी टाइम पे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई थी अंडर 42nd अमेंडमेंट जो कि लाया गया था 1976। ओके, तो उस वक्त 10 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। बाद में 2002 में एक अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट का नाम था अमेंडमेंट नंबर 86, उसके अंडर एक और ड्यूटी को ऐड किया गया और इस तरह से वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 11 ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में आने वाले कुछ टर्म्स उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे बातें हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही ऐड कर दिया गया है जो कि सिटीजन्स के एक तरह से फ्रीली अपना जीवन जीने के लिए वो एसेंशियल है। ठीक है, तो राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए सिटीजन। ठीक है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का दुरुपयोग करना या फिर द एक्ट ऑफ डूइंग इनजस्टिस। मतलब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ कि आप मतलब किसी और के राइट्स को मतलब वहाँ पे सप्रेस करोगे या फिर कुछ भी ऐसा जो इलीगल हो। इलीगल होगा तो श्योर सी बात है वो इनजस्टिस होगा, तो इसी को बोलेंगे एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी आपको पावर्स दी गई है सिटीजन्स को जिसके द्वारा वो अपने राइट्स को मतलब अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई आपके राइट का हनन करता है, उनको कोई मतलब कि मिसयूज करता है, तो फिर अंडर आर्टिकल 32 कोई भी इंडियन सिटीजन वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है जिससे कि उसको मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कास्ट हैं जिनको एक लिस्ट बना के और उनको एक मतलब ग्रुप बना दिया गया है और ये वो लोग हैं जो कि पहले अब हिस्ट्री में कुछ 100 ईयर्स पहले उनका एक तरह से वो जंगलों में रहते थे और वो जो है नॉर्मल जो सोसाइटीज़ होती हैं उनसे वो घुल मिल नहीं पाए। इस वजह से उनके ट्रेडिशन अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है। इस वजह से वो क्या है कि पिछड़े रह गए और उनका एक ग्रुप बना के उनको शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप में रख दिया गया। पीपल ऑफ वीकर सेक्शंस लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज, उसी को बोलते हैं क्या, शेड्यूल ट्राइब। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि सोसाइटी में एक तरह से सबसे नीचे पायदान पे जो माने जाते हैं, मतलब कि उनका हर कोई शोषण करता है और उनको लाइफ जो है उनकी वो डिग्निटी के साथ वो नहीं जी पाते हैं, उसी को बोलते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन। ठीक है, कम्युनिटीज़ विच आर लेफ्ट इग्नोर ड्यू टू सम रीजन। वो सम रीजन क्या है, या तो उनकी कास्ट की वजह से या फिर उनकी एक तरह से कुछ भी हो सकता है, उनके ट्रेडिशन की वजह से उनको एक तरह से इग्नोर किया जाता है सोसाइटी में। तो ये कुछ टर्म्स है जो इस चैप्टर में आने वाली है।
इसके बाद देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब टोटल 7 वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो ऐड किए गए थे, 7 राइट्स। और लेकिन अभी कितने राइट्स हैं? ओनली 6 राइट्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस तरह से 6 राइट्स हैं। एक राइट जो है उसको हटा दिया गया है और वो राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, स्टार लगा के लिख लो। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया? ये 44th अमेंडमेंट हुआ था और ये हुआ था 1978 में। ठीक है, इसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फंडामेंटल राइट्स में से हटाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं हटाया गया। पहले फंडामेंटल राइट में था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में था। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में हैं। किस में है? पार्ट नंबर 3 में है। तो इसको यहाँ से हटा के किस में रख दिया गया? पार्ट नंबर 12 में। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 300A। आर्टिकल का नाम 300A, पार्ट कौन सा है? 12। अब आप बोलोगे कि सर इतना ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट हैं? टोटल 24 पार्ट है उसमें। ठीक है, टोटल 24 पार्ट हैं, जिनमें से पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट नंबर 4 में जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट्स, और उसके बाद में है ये ड्यूटीज़ जो कि है पार्ट नंबर 4A। ठीक है, तो इसमें इनको रखा गया। अभी मैं बात कर रहा था फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें टोटल वर्तमान में 6 ऐसे राइट्स हैं। एक एक करके जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन को अपनी बुक में अपडेट कर लेना। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर, अच्छा जो मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ ना, ये आर्टिकल का मतलब है रूल नंबर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर ये है 12 से 18। एक्चुअल में ये 14 से 18 है। 12 और 13 में तो सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, तो इसको आप लिख सकते हो 14 से 18। देखो, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22। और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि माइनॉरिटीज़ को होते हैं, और ये है आर्टिकल नंबर 29 और 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है NTSC में। ओके, इसीलिए मैं आपको ये आर्टिकल बता रहा हूँ। आपको ये आर्टिकल ऐसे कैसे याद होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या बात बोली गई है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, ये राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये आर्टिकल नंबर कौन सा था? 31। आर्टिकल नंबर था ये 31। और अब इसका आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया? 300A। अब इसका आर्टिकल कौन सा है? 300A। कब हटाया गया? 1978। अमेंडमेंट कौन सा था? अमेंडमेंट का मतलब समझते हो? अमेंडमेंट का मतलब होता है करेक्शन। करेक्शन नंबर कौन सा था? 44th नंबर करेक्शन था, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट। पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। DPSP है पार्ट 4 में, और पार्ट 4A इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, एक एक करके पढ़ दें अभी इन राइट्स को। सबसे फर्स्ट जो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग इक्वल हैं, सभी नागरिक इक्वल हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो कास्ट के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे, ना उनके सेक्ट के आधार पे या सेक्स के आधार पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिशेस इक्वलिटी बिफोर लॉ।
and equality in protection by law irrespective of status, caste, creed, religion, सेक्ट, सेक्स और कलर। इन सभी के आधार पे इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो भेदभाव है उसको मना किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑन एनी ग्राउंड। Equal communities in all fields of public life is also guaranteed by Constitution of India. Under Article 16, no individual can be discriminated against on grounds of caste, religion, sect, race, sex और place of birth in public appointments. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और वो क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट जो है और शेड्यूल ट्राइब्स उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। और अभी हाल ही में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी दिया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब समझते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनको 10% रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट जो है इनको 15% के आसपास रिजर्वेशन है, एसटी को 7% के आसपास रिजर्वेशन है। तो इस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये इस आधार पर नहीं है कि इनको मतलब कि क्या बोलते हैं, ये इस आर्टिकल 16 का यहाँ पे उल्लंघन है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुछ ऐसे मतलब सेक्शन है उनको पहले से वो एक तरह से वीकर सेक्शन है, तो उनको उनके विकास के लिए इस तरह के जो यहाँ पे रिजर्वेशन है इनको देना एसेंशियल है। तो यहाँ पे ये गलत नहीं माना जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म हैज़ बीन मेड एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करता है, मतलब कि कोई छुआछूत को परफॉर्म करता है, छुआछूत का मतलब होता है कि किसी को ये जताना कि आप आप हम हमारे मतलब छूने लायक नहीं हो, आप मतलब कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर ऐसा कोई करता है तो लॉ उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। और इसमें अलग अलग तरह के जो पनिशमेंट है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। यहां तक समझ में आया? यस सर। देखो, मैंने आपको बताया कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है। राइट टू इक्वलिटी जो यहाँ पे लिखा गया है वो है 14 से लेके 18 तक। अब 14 से लेके 18 तक अगर आप चाहो तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। 14 और 16, 14, 15 और 16 ये तो है इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन कि आप रहने के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता, कहीं पे भी आप रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जैसे कोई हायर कास्ट से कोई बिलोंग करता है और फिर लोअर कास्ट से कोई बिलोंग करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉलोनी में नहीं मकान बनाने देते, घर नहीं बनाने देते लोअर कास्ट वालों को। तो ऐसे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पूरे इंडिया में कोई भी नागरिक कहीं पे भी रह सकता है। और जो अलग अलग तरह के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 15 जो था उसमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन के लिए मनाही की गई है कि आप मंदिरों में आ जा सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, मतलब आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। आर्टिकल नंबर 15 नाम से एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें इसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया था। ठीक है, और अब बात आती है 14 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। आर्टिकल 17 ये लिखा हुआ है ना अनटचेबिलिटी, इसका आर्टिकल नंबर 17 में ही जिक्र है। आर्टिकल 17 ये बोलता है कि आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं करोगे। आर्टिकल 18 जो है वो बोलता है कि किसी भी तरह की कोई टाइटल्स जो है किसी को नहीं दिए जाएंगे। टाइटल्स का मतलब उपाधियां। तो टाइटल जो है सिर्फ दो सेक्टर हैं उनमें टाइटल अलाउ है। एक तो है ये डिफेंस और एक है एजुकेशन। इनमें सिर्फ टाइटल अलाउ है। आप सुनते हो ना महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, तो ये टाइटल है। और ऐसे आप सुनते हो कि जो ज्ञानपीठ एक तरह से अवार्ड्स होते हैं या फिर साहित्य अवार्ड्स होते हैं, तो ये क्या एजुकेशन में और सिर्फ डिफेंस में ऐसे टाइटल जो है वो दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है और ये बात लिखी गई है अंडर आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। और सिर्फ 19 अपने आप में 19 जो है उसमें 6 तरह की अलग अलग तरह की फ्रीडम दे रखी है। जैसे कि राइट टू स्पीच, ये एक उसमें है, क्या बोलते हैं 19 में।
जो आप आरटीआई का जिक्र देखते हो, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो यहीं से डराइव होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग जो राइट्स हैं उनकी बात की गई है सभी सिटीजन्स के लिए। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी मतलब कि अपनी आज़ादी से बोलने का अधिकार, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार। टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, पीसफुली कोई भी चीज़ का प्रोटेस्ट करने का अधिकार, धरना प्रदर्शन ये जो होते हैं हड़तालें वगैरह, इसमें जो पीसफुल जो होता है उस तरह के एक तरह से जो गैदरिंग है उसको अलाउ किया जाता है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप देखते हो ना अलग अलग तरह की यूनियन होती है, जैसे रेलवे यूनियन, फार्मर यूनियन, तो ये जो यूनियंस बनाते हैं ना, ये फॉर्म करने का भी आपका राइट है, कोई आपको ये नहीं मना करेगा कि आपने ये क्यों बना रखा है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी घूमने का अधिकार, ये भी इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, देश के किसी भी हिस्से में आप जाके बस सकते हो, लेकिन आपको चाहिए पैसा। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब किसी भी तरह का व्यापार करने का अधिकार। इसमें भी कुछ तरह के एक्सेप्शंस हैं, ऐसे नहीं कि आप बोलो कि सर मेरे को तो बम बनाने का व्यापार करना है तो आप बम बना सकते हो, ऐसे नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स थे जो कि राइट टू फ्रीडम वाले सेक्शन में सभी नागरिकों को दिए गए हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। मतलब आपका मन किया कि मैं जो है ये सामने कोई बैठा है तो मैं उसको गालियाँ गालियाँ मैं बोलूँ उसको, ये फ्रीडम में नहीं आता। फ्रीडम में ये आता है कि आप दूसरे के राइट्स को सम्मान करते हुए, उनके राइट्स का सम्मान करते हुए अपने जो राइट टू स्पीच की जो आज़ादी है उसको आप एंजॉय करो। ऐसे नहीं कि दूसरे के राइट्स को आप हनन कर रहे हो, उसको कुछ बुरा भला बोल रहे हो, ऐसा नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि आपको कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप काम मत करो, आपको कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। दूसरी चीज़, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको काम करने की मनाही है। ठीक है, तो ये जो है इनके आर्टिकल मैंने लिखवाए थे, कौन कौन सा था, 23 और 24। 24। तो देखो दोनों में ही बात बोली गई है। एक में बोला गया है कि जो 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो हजार्डियस जो फैक्ट्रीज होती है, मतलब कि जो खतरनाक जो काम होते हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ये भी बोला गया है कि आप किसी को बिना पैसे के काम करवाते हो, मतलब कि बंधुआ मजदूरी जो बोलते हैं जिसको, एक तरह से फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं करवा सकते किसी से। तो इसी के खिलाफ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट्स ए फॉर्म एंड टू सच एक्सप्लोटेशन एज फोर्स्ड लेबर, बेगार, ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट। देखो एक एक चीज़ का मतलब समझो। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है ज़बरदस्ती कोई आपसे काम करवाए, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपसे काम करवाए। बेगार का मतलब होता है कि आपसे काम करवा रहा है और आपको उसका पैसा भी नहीं दे रहा है, काम करवा लिया और पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं बेगार। ट्रैफिक की ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है कि जो महिलाओं का एक तरह से व्यापार होता है और बच्चों को बेच दिया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है इनको भी एक तरह से मना किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 24 एंड 23। अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, इसका मतलब होता है जितना पेमेंट बनना चाहिए उससे कम आप पेमेंट दे रहे हो किसी को, काम वो करवा रहे हो जिसका पेमेंट ज़्यादा होना चाहिए और पेमेंट आप उसको कम दे रहे हो, उसको बोलते हैं अनजस्टिफाइड पेमेंट। द राइट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन द माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर ऑक्यूपेशंस fraught with danger. Bonded labor is any form in any form has also been made illegal. बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, मतलब कि आजीवन के लिए वो रखते हैं ना, मतलब अपने घर पे रख लेते हैं कि हाँ ये जो है ये तो हम इसको खरीद लिए, अब जो इससे हम काम करवाएंगे, ऐसा पुराने मूवी वगैरह में देखते हो ना, तो वो वाला चीज़। तो इन सभी तरह के एक तरह से एक्सप्लोइटेशन से मना किया गया है। नेक्स्ट देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है आपको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, उसका प्रचार प्रसार करने की आपको आज़ादी है अंडर आर्टिकल 25 टू 28। अलग अलग तरह की इसमें बात बोली गई है हर आर्टिकल में, जैसे कि आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हो, आप जो जो भी धर्म आप अपनाते हो
उसके बारे में आप प्रचार कर सकते हो। उसके लिए आप कोई ज़मीन या फिर कोई जो प्रॉपर्टी है वो बना सकते हो। आप देखते हो ना आश्रम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो वो उसी आर्टिकल के अंडर वो बनाए जाते हैं कि उनको जो ना राइट है अपने धर्म के लिए उस चीज़ को प्रचार करने का। तीसरी चीज़ इसमें जो है धर्म के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करना, मतलब कि पैसा वगैरह इकट्ठा करना, ये भी इसमें छूट दी गई है। तो ये जो छूट होती है इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। देखो, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। किसी भी तरह की जो रिलीजन है उसको वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक वे। अपने हिसाब से कैसे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई उसको ये नहीं बोलेगा कि आप इस धर्म को ऐसे नहीं मान सकते, वैसे नहीं मान सकते, मेरी इच्छा है मैं कैसे मानूं मेरे धर्म को। तो वो बात है। टू प्रीच इट, मतलब कि आप इसका प्रचार कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप अपने धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मैंने बताया था अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें जो माइनॉरिटीज होती है उनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन खोलने के, प्रॉपर्टी बनाने के, इस तरह के राइट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मदरसा होते हैं, चर्च होते हैं, या फिर जो एक आश्रम होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसी में एक तरह से आती है, जिसमें कि अपने जो कल्चरल या फिर मतलब कि जो एजुकेशनल जो राइट्स हैं उनको वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल ग्रुप sects and minorities in the country have been granted the right of safeguard their culture, language and script। तो इस तरह के इनको राइट्स दिए गए। दे कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे गुरुकुल वगैरह होते हैं, मदरसा होते हैं, फॉर दिस पर्पज एंड कैन टीच देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली। अपने बच्चों को वो अपने संस्कार जो है वो सिखा सकते हैं ऐसे गुरुकुल और मदरसा वगैरह में। ठीक है, तो ये है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कि अंडर आर्टिकल 32 इट सेल्फ ये जो है अपने आप में एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपका अगर कोई राइट अगर कोई एक्सप्लोइट कर रहा है, उसको हनन कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जा सकते हो और ये बोल सकते हो कि हमारे राइट का पर्टिकुलर हनन किया जा रहा है और हमको इसकी मतलब कि रेमेडी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अपॉन द सिटीजन्स ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, any of the high courts or any other court authorities by the parliament for the purpose if his or her fundamental right and rights are encroached upon, abridged or snatched away by the state, a person or a body of persons। मतलब कि देखो, राइट कौन छीन सकता है, या तो गवर्नमेंट खुद छीन सकती है राइट। ठीक है, कोई रूल बना दिया और राइट छीन लिया, या फिर कोई इंसान छीन सकता है। जैसे अगर आपको कोई पकड़ के कोई मतलब कमरे में बंद कर दे, तो आपका राइट टू फ्रीडम जो राइट है वो एक तरह से उसने हनन किया, उसको छीना उसने। तो ये एक पर्सन भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपुल्स मतलब कि कुछ लोग हैं जो आपको कहीं पे जाने से रोक रहे हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, ऐसे। तो ये भी एक राइट है जो कि आपको मतलब कि। और फिर रोड वाले बोले नहीं नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसा तो ये कि सर उन्होंने अपनी फ्रीडम ले ली। अपन बोले नहीं नहीं हमारे पास तो आर्टिकल है, हम तो जाएंगे। नहीं, वो जो रोड वाला जो बता रहे हो कुछ सेक्शन, वो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो वो पर्टिकुलर रूल से वो वहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि हम तो इसरो के वो कैंपस में जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। आप बोलो कि विधानसभा में जाएंगे, हमारा तो राइट है, ऐसे नहीं। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं कुछ रूल्स होते हैं। मैं बताया ना, कोई भी राइट है उसके पीछे कोई ना कोई रूल्स हैं, ऐसे मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई, हाँ कुछ समय पर यूज नहीं कर पाते। हाँ, तो देखो इस तरह के अगर कोई जो राइट्स हैं उनको अगर कोई एक्सप्लोइट करता है तो उसके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये दो ही मतलब के अलावा है। हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो कोई और कोर्ट को भी इस तरह की एक तरह से परमिशन दे सकती है कि वो इस तरह के केसेस को सुने। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं जो कि आप फंडामेंटल राइट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके राइट हैं। ठीक है, जैसे द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये आपका राइट है। फंडामेंटल राइट और राइट में डिफरेंस समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर जो फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है, पार्ट नंबर 3, उसमें वो चीज़ें लिखी गई है। और जो नॉर्मल जो राइट्स होते हैं वो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा गया है। ठीक है, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको देखो, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12th October 12th October 2005. The act extends to the whole of India except the state of Jammu Kashmir. It includes the right to, अब देखो कौन कौन से राइट्स हैं? इंस्पेक्ट्स वर्क्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टेक नोट्स, extract or certified copies of documents of or records, take certified samples of the materials, obtain information in form of printouts, floppies, tapes, video cassettes, or in any other electric mode or through printouts। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में आप जो जो भी किसी भी प्रकार की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आप मांग सकते हो, लेकिन उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन को इस जो एक्ट है इससे अलग किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस एक्ट या फिर इस राइट के थ्रू आपको मिल सकती है। ठीक है, पहले इसमें जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया था क्योंकि वहाँ पे अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके हिसाब से पहले चीज़ें होती थी, अब तो वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब तो हर जगह पे अप्लाई है, तो ये बात आप इसको हटा सकते हो। पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इसके बाद में आता है राइट टू एजुकेशन 2005। ये देखो आरटीई जो है ये भी 2005 में आया था, और इसके जो एक तरह से जो प्रावधान थे वो शुरू में जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू थे, अब तो वो हर जगह पे एक तरह से एप्लीकेबल है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कि स्टेट जो है ये प्रोवाइड करवाएगा 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। द गवर्नमेंट स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एंड द स्कूल्स विल बी मैनेज्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। Private schools shall be admit at least 25% of the children in their schools without any fee। मतलब कि ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह की फ्री एजुकेशन दी जाती है, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें भी 25% जो सीट्स है वो रिजर्व रखी जाती है इस तरह के एक तरह से जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जिसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है प्राइवेट स्कूल्स में भी। ओके, द नेशनल कमीशन for elementary education shall be constituted to monitor all aspects of elementary education including quality। मतलब कि नेशनल कमीशन जो है इस तरह का बनाया गया है जो कि मॉनिटर करता है कि स्कूल्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मतलब कि सभी जगह पे ये राइट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट ये अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इसमें किसी प्रकार के कोई लूप होल्स का तो फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। तो इस तरह की जो एक तरह से ये भी आपका ही राइट है। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जहाँ पे अधिकार की बात आती है वहाँ पे कुछ कर्तव्य भी आते हैं आपके। अब ड्यूटीज जो होती है ये कंपलसरी नहीं है कि आप इनको परफॉर्म करो ही, राइट कंपलसरी है। राइट के लिए एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो बाउंडेड है, जिसमें कि अगर राइट का कोई हनन होता है, मतलब कि उसको कोई आपसे छीनता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन ड्यूटीज़ के लिए अगर कोई परफॉर्म करे ना करे, आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर इंसान ने ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया जबकि इसकी ड्यूटीज़ हैं। ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते उसको पनिशमेंट के लिए। ठीक है, तो ड्यूटी जो है अपने आप में सेल्फ रेगुलेटरी है, आप खुद से इसको परफॉर्म करो। लेकिन राइट्स जो है उनको आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा परफॉर्म करवा सकते हो अगर कोई इनका हनन करता है तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं एक एक करके।
Every right carries with it a duty, right? And duties are equal important. That is why our constitution has laid down certain duties for the citizen belong with their rights. Our constitution laid down that it shall be the duty for every citizen of India. हर एक सिटीजन की यहाँ पे कुछ ड्यूटीज हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ड्यूटी तो यही है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडल्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सम्मान करें, उनको कोई अपमान से ना बोले। और वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अपना नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको कोई जो है वो बुरा भला ना बोले, उनको सम्मान से देखे और अपने मन में उनकी इज्जत करे। सबसे पहला ड्यूटी तो यही है। नेक्स्ट है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने नेशनल जो स्ट्रगल जो था, नेशनल फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था, उस टाइम पे जो अपने एक तरह से योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसको भी आप याद करो और उसमें हर किसी इंसान को आप उसमें मतलब कि उनको सम्मान से आप देखो, उनकी बुराइयां आप ना करो। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको ये ड्यूटी है कि आप जो है सभी को एक साथ लेके आप देखो, मतलब कि सभी को आप भाईचारे से रहो। यूनिटी मतलब कि आप एकता से सभी चीज़ों को देखो। इसमें जो है इंटीग्रिटी और यूनिटी में आप इस तरह से देख सकते हो कि भारत को कोई तोड़ ना सके, इस तरह से आप एक साथ रहो। सभी रिलीजन को आप एक समान मानते हुए किसी के प्रति आपको कोई दुश्मनी या हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि अगर कभी ऐसा हो कि आपको बोला जाए कि आपको देश की रक्षा के लिए आगे आना है, तो उस वक्त आप निस्फिक्र होके बिना डर के इस तरह के जो सपोर्ट है उसके लिए आप आगे आओ। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, religion and sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। इसका मतलब है कि जो अपना इंडिया जो है उसमें एक तरह से जो फीलिंग है वो है वसुधैव कुटुंबकम। मतलब कि हर कोई यहाँ पे एक दूसरे के जुड़ा हुआ है, मतलब कि सभी का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, उसके साथ सभी को रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई बुरा भला बोल रहा है या पर्टिकुलर कोई कंट्री के लिए बुरा भला बोल रहा है। सभी को यहाँ पे एक तरह से एक साथ रहना चाहिए, किसी भी तरह के मन मुटाव के बिना। स्पेशली वुमेन्स का एक तरह से यहाँ पे सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी को अपने जो इंडिया है उसमें शुरू से ही पूजा जाता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब है कि अपना जो इतना पुराना जो इतिहास है, इतना कल्चर है, जो मतलब जो सभ्यताएं हैं, उनको सहेज के रखें और उनका एक तरह से उनको नुकसान ना पहुंचाएं। टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। इसका मतलब है कि आपको जो अपने कंट्री में जो भी रिवर्स, फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ है, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब कि उनको एडमायर करो और उनको प्रोटेक्ट करो। जब कभी आप ऐसे घूमने जाओ तो वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखो, उनको नुकसान ना पहुँचाओ। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये देखो सबसे बेस्ट, बच्चों में जो टेम्परामेंट होता है ना कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ऐसे ही क्यों हुई, ऐसे होना चाहिए था, तो वो जो होता है ना क्वेश्चन करने की बात, कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब होता है कि आपको नई नई चीज़ों को जानने सीखने की आप में एक इच्छा होनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस। इसका मतलब होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवेज या फिर और कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, तो उनको भी आपको संभाल के रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जा रहे हो तो उनको नुकसान पहुँचाओ। वो आप ही की प्रॉपर्टी है और उसको रखवाली करना आपका एक
ड्यूटी है। ठीक है, अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो आपको उस वायलेंस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। To strive towards excellence in all sphere of individuals and collective activities, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements। इसका मतलब होता है कि आप अपने अंदर की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उनको परफॉर्म करते हुए अपना जो है वो मतलब कि बेस्ट आप कंट्री में कंट्रीब्यूशन दें, जिससे कि कंट्री जो है अल्टीमेटली डेवलपमेंट कंट्री में हो, और उसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको बल्कि बाकी नागरिकों को भी उसका फ़ायदा मिले। तो ये सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा जो लास्ट ड्यूटी जो है, जो बाद में जोड़ी गई अंडर अमेंडमेंट नंबर 86, जो कि लाया गया था 2002 में, और वो ड्यूटीज़ ये है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को आपको स्कूल में भेजना है, ना कि घर पे काम करवाना है। तो ये पेरेंट्स के लिए ये ड्यूटीज़ थी कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको आपको स्कूल में भेजना है, और आपकी ड्यूटी है कि वो पढ़े लिखें 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को। ओके, तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी। चलो नेक्स्ट देखो, एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके बारे में देखते हैं। Certain steps have been taken for the welfare and upliftment of the weaker sections of the society, especially scheduled caste, scheduled tribes and OBCs, other backward classes। ठीक है, तो इनको एक तरह से बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की है। जैसे कि सबसे पहला तो चीज़ यही की है कि इनको कुछ जॉब्स जो होती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कुछ प्राइवेट जॉब्स, उनमें कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट को जो है रिजर्वेशन लगभग 15% या 16% के आसपास रिजर्वेशन है। शेड्यूल ट्राइब्स को जो है ये 18% हो गया है अब, और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी अब रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू 10%। तो अब टोटल जो रिजर्वेशन हो गया है वो 60% रिजर्वेशन, और प्लस 40% जो है वो ओपन होता है सबके लिए। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा इन जो सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन में भी कुछ सीटों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। उनकी जैसे ये जो रिजर्वेशन बताया ना उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको भी जो नेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके अलावा देखो, जो गवर्नमेंट सर्विसेज, जो एजुकेशनल जो सर्विसेज है उसमें शेड्यूल ट्राइब्स होती है या उनको भी अलग से वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है, शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनके बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स। इसका मतलब है जो लोकसभा और जो अपने विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना स्टेट्स में, उनके लिए जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शंस में भी कुछ रिजर्वेशन इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिए जाते हैं। वहाँ पे ओबीसी को किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, ओनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है। और वो जो रिजर्वेशन है वो उनके एक तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। ठीक है, फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली एक शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट कैन कॉन्स्टेट द इलेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहीं वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं वो इसको वोट करेंगे, नहीं, वहाँ पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे एक तरह से इलेक्शन के लिए कंसिस्ट करेगा, खड़ा होगा, लेकिन वोट सभी लोग करेंगे। वहाँ के जो नागरिक है सब लोग उसको वोट करेंगे, लेकिन इलेक्शन कौन लड़ेगा? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नागरिक। ठीक है, कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशंस ऑफ एससीज एंड एसटीज इन वेरियस सर्विसेज। तो देखो, इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स की जो तैयारियां होती है उसमें भी गवर्नमेंट जो है इनको कुछ फ्री में ऐसे कोई कोर्सेज जो है वो इनको प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है, और इनके पास में जो एक तरह से एजुकेशनल जो बैकवर्ड है जो इलाके से आते हैं, तो उस वजह से उनको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन है वो नहीं मिल पाता है, तो उनको बाकी लोगों के बराबर वो आ सकें, इसलिए इस तरह के कुछ जो कोचिंग और अलग अलग तरह के जो क्लासेज हैं वो इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज। देखो, जो एससीज और एसटीज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना सिर्फ इस तरह के एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें सीटों का रिजर्वेशन है, बल्कि वहाँ पे जो बुक्स हैं वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, क्योंकि वो बुक्स जो है वो बहुत महंगी आती है।
जो प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं ना उनकी बुक्स बहुत बहुत महंगी आती है, 3000 5000 ऐसे तो एक एक बुक आती है वहाँ पे। नेक्स्ट देखो स्कॉलरशिप एंड पैसेज ग्रांट्स फॉर हायर एजुकेशन अब्रोड। देखो इसके अलावा इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप, जिससे कि अपनी आज आगे की जो एजुकेशन उसको कंप्लीट कर पाएँ। और यहीं पे नहीं, ये जब फॉरेन में अगर कोई कोर्स को कोई कोर्स को परस्यू करने जाते हैं तब भी इनको इस तरह की जो स्कॉलरशिप है वो इनको दी जाती है। Construction of hostels for providing residential facilities of SCs and ST girls studying in schools, colleges, universities. Most of the above provisions are common to both scheduled tribes and scheduled castes. देखो इसी तरह का मैं बता रहा था ना, अजय सर वहाँ पे पढ़ाते हैं तो वहाँ पे वो लड़कियाँ जो हैं वो वहीं पे रहती हैं और वहीं पे पढ़ती हैं। तो इस तरह का गवर्नमेंट जो है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। सर तैयारी करते एग्जाम की वैसे हॉस्टल में रह के। वो वहाँ पे स्कूल के लिए भी पढ़ते हैं और बाकी जो नीट और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी तैयारी करते हैं। दिन में स्कूल जाते हैं और शाम को इस तरह की क्लासेज होती है। चलो नेक्स्ट देखो, लॉन्चिंग वोकेशनल ट्रेनिंग्स इन ट्राइबल एरियाज एंड ओपनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी इन दीज एरियाज। इसका मतलब ये जो ट्राइब्स जहाँ पे रहते हैं उन्हीं ट्राइब्स में भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ओपन करना और वहीं पे उनको एक तरह से एजुकेशन देना, ये भी एक तरह से काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, जिससे कि वहाँ पे फीमेल लिटरेसी बढ़ सके। क्योंकि कई बार होता है ना कि गर्ल चाइल्ड को तो मतलब कि बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता अगर वो इस तरह के बैकवर्ड इलाके से आते हैं तो, लेकिन फिर भी कि वहाँ पे उनके घर के पास में इस तरह का अगर इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे वो उनको भेजने में ना तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही गवर्नमेंट को उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, फीमेल लिटरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नो पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैन बी prevented from entering restaurants, hotels, temples और any other public places। इसके अलावा गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि इस तरह से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी तरह की जगह पे जाने से मना ना किया जा सके। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि कई होते हैं जो बुद्धि से जो बीमार होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इनको अपने पास आने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि ये तो लोग गरीबों को ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये जो है ना गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं है। वो उनकी मजबूरी है। ठीक है, उनको ना ना सर उनकी शक्ल ही ऐसी है तो उस पे क्या करें लोग। हाँ तो वो उनकी मजबूरी है बेटा। वो उन्होंने जो जितना एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो सहा है ना सोसाइटी का, वो बहुत कम लोग सह पाते हैं और इसीलिए वो उनको जो है इस तरह के अपलिफ्टमेंट के जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट देखो, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। तो देखो पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है इस तरह के जो इनके जो मतलब कि जो रूरल और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे इस तरह के पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज सेंटर जो हैं वो वहीं पे खोले जाते हैं, जिससे कि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके। ओके, नेक्स्ट देखो, सेपरेट welfare departments have been set up in different states and union territories to protect and promote their interest। मतलब इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट में और उनके कुछ पर्टिकुलर जो मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे कि अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इस तरह के जो नागरिक हैं उनको उनके वेलफेयर के लिए एक तरह से स्पेशलाइज्ड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा जा सके, जिससे कि वो लोग जो हैं वहाँ पे चीज़ों का बेनिफिट ले सके। ओके, चलो तो ये जो था इस तरह से गवर्नमेंट जो है कुछ मार्जिनाइज जो सेक्शन है उनकी वेलफेयर या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम कर रही है और बाकी जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि वो अपने जो डेवलपमेंट है उसको कर सकें। तो ये जो चैप्टर था वो अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखो इसमें असाइनमेंट नंबर 1 जो है इसमें वो डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो 1 2
और 3। ये तीनों में जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको इनको लर्न करना है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 4, सेक्शन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, राइट्स विच आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको? फंडामेंटल राइट्स। वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो यहां पे आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोहिबिट्स एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक। तो ऐसा कौन सा, डैश प्रोहिबिट्स एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक, मतलब ऐसा कौन सा राइट है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है? वो कौन सा राइट है? राइट टू, फंडामेंटल इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, अनरेस्ट्रिक्टेड डैश कैन लीड टू लॉलेसनेस एंड एनार्की। मतलब सर, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, मतलब कि फ्रीडम भी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लोग जो है मतलब कि वहाँ पे एक तरह से लॉ जो है उसको वायलेट करेंगे, या फिर वहाँ पे एक तरह से अगर कोई गवर्नमेंट है और उसको फ्रीडम है तो वो अनार्की बन जाएगी, मतलब कि वहाँ पे वो एक तरह से क्या बन जाएगा, तानाशाह वहाँ पे बन जाएंगे। ओके, तो फ्रीडम भी क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, राइट्स एंड डैश आर इक्वली इम्पोर्टेंट, तो राइट और ड्यूटीज। ड्यूटी। हाँ, राइट एंड ड्यूटीज दोनों होनी चाहिए ना, राइट के साथ ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इट इज आवर डैश टू डिफेंड द कंट्री, क्या है ये अपनी, डिफेंड द कंट्री, ये अपनी ड्यूटी है कि जब कभी अपने को बुलाया जाए इस तरह के देश की एक रक्षा के लिए, तो अपने को वहाँ पे एक तरह से तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर बी, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 15% जॉब्स इन द गवर्नमेंट आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज। तो ये क्या है, एक तरह से स्टेटमेंट जो है पार्शली रॉन्ग है, पार्शली राइट। पार्शली रॉन्ग कैसे है, क्योंकि एसटीज को यहाँ पे 8% रिजर्वेशन है, एससीज को 15% रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर एससी आएगा तो ये आ जाएगा ट्रू, और एससी एसटी आएगा तो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट देखो, राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ड्यूटीज, राइट या रॉन्ग? राइट ज्यादा जरूरी है ड्यूटी से, फॉल्स। तो ये जो है ये फॉल्स है, दोनों ही इक्वली मतलब कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू डिफेंड द कंट्री, ड्यूटी है ये अपनी, ये ट्रू है। राइट कैन बी सस्पेंडेड इन ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में कुछ राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रू। नेक्स्ट देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स वी कैन स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, ऐसा है क्या? फॉल्स। तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर सी, राइट टू रिसाइड एंड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इन ए पार्ट ऑफ द, इज ए पार्ट ऑफ द, मतलब किस में आता है ये? आप देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, इसको कौन से राइट में आप बोल सकते हो? तो ये आता है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, the minority communities dash open their own educational institutions, can open, the right to move the Supreme Court is granted by, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी गुड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरह से अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये कंप्लीट होता है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। सर ये सौम्या, रेमेडीज मतलब वो लोग मुंह पे लगाते हैं वो वाली? रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, मतलब कि वो जैसे दवाइयाँ नहीं होती कि रेमेडीज, दवाइयाँ किसी बीमारी का इलाज करती है, वैसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सौम्या, माइक अनम्यूट करो और बताओ बेटा, कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में? नो सर। चलो आज की क्लास में इतना ही है,
कल फिर मिलेंगे। और कल क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आएँ। तब तक के लिए बाय।